सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स तक कर लिया था कंप्लीट। आज हम लोग करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। हमने डिस्कस किया था कि जो शेयर्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो आज हम पहले इक्विटी को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स और उसके प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो देखो, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें प्रेफरेंशियल राइट होता है, अधिकार होता है। तो जिन शेयर होल्डरों ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे होते हैं ना, उनके पास स्पेशल अधिकार होता है कि वो उनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है। ठीक है, तो जब तक कंपनी, जैसे कंपनी चल रही है, तो उनको डिविडेंड हर साल कंपनी उनको जिस रेट पे पहले तय हुआ था उसी रेट पे उनको देती रहेगी पैसा। और कभी ऐसी सिचुएशन आई जहां पे कंपनी बंद हो जाए, जैसे वाइंड अप हो जाती है कई कंपनियां। तो जब कोई कंपनी वाइंड अप होगी, तो वाइंड अप होते समय पहले पैसा जब वापस लौटाया जाएगा ना शेयर होल्डर्स को, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाया जाएगा। अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर को लौटाया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर की यही, इसीलिए इसका नाम प्रेफरेंस शेयर्स रखा गया है, क्योंकि जिन शेयर होल्डरों ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे होते हैं उनको स्पेशल राइट दिया गया होता है। क्या स्पेशल राइट दिया गया होता है कि अगर कल को कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले पैसा आपको दिया जाएगा एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पहले उनका पैसा मिल जाएगा, और अगर किसी वजह से नहीं दे पाई कंपनी तो वो अलग बात है, बट पहले इनको प्रेफरेंस मिलेगी। अब देखो, इनको क्या प्रिविलेजेस होता है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको क्या सुविधाएं हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। इनको कुछ तो फायदा होगा। तो पहला फायदा ये है कि राइट टू गेट द डिविडेंड फर्स्ट। जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है, दिया जाता है कंपनी की तरफ से, तो डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, उसके बाद जाके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। मान लो किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो पहले जितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड मिलेगा, जो भी उनका रेट तय किया गया होगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा रेट तय हो जाता है पहले ही। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिल जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर लगेगा। दूसरा इनको प्रिविलेज ये होता है कि कैपिटल इनको पहले मिलता है। वही जो मैं बता रहा था आपको, कि अगर किसी वजह से कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप का मतलब क्या होता है, बिजनेस बंद हो जाता है। तो अगर कोई कंपनी बंद होती है, बिजनेस बंद होती है, तो अपने जितने भी एसेट्स हैं उसके, उनको बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, वो पैसे में से पहला भुगतान प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करेंगे, उसके बाद इक्विटी को करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस से भी पहले डिबेंचर होल्डरों को दिया जाएगा। तो इस तरह से एक पैटर्न होता है देने का, कि पहले इनको देंगे, फिर इनको देंगे, फिर इनको देंगे। सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आता है। तो इसीलिए हम, अगर हम लिखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर को क्या फायदा है इक्विटी शेयर के मुकाबले, क्योंकि हम इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में पढ़ रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पहले प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि दोनों शेयर्स हैं। और यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज पता है क्या है, इनका रेट, जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, इसकी गारंटी होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पता होता है कि हमें इतना परसेंट मिलेगा। जैसे जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसे रेज करती है, तो पहले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बता देती है कि हम आपको इतना डिविडेंड देंगे। ठीक है ना, मतलब एक तरह से उसको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा। तो आप समझ सकते हो, जैसे ही उसको पता चलेगा कि मेरे को इतना डिविडेंड मिलेगा, तो वो निश्चिंत हो जाता है, और उसको पता चल जाता है कि चलो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कोई गारंटी नहीं है बेचारे, उसको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या फायदा है कि प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप। दूसरा फायदा वही जो मैं बता रहा था, कि जैसे ही वाइंड अप होगा तो इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, इसको पहले दिया जाएगा। और तीसरा फायदा है नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। इसमें एक फायदा कंपनी को बहुत फायदा है। क्या कंपनी को फायदा है, कि अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज किया ना पैसा, तो जब कंपनी वाइंड अप होगी ना, कंपनी वाइंड अप छोड़ो, अगर कंपनी डिसीजन लेती है, तो उसमें डिसीजन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं होगा। मतलब ये लोग वोटिंग नहीं करते, इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स इसलिए लिखा मैंने, क्योंकि स्पेशल केस में इनके पास भी वोटिंग का अधिकार आ जाता है। कौन सा केस है, कब इनके पास वोटिंग का अधिकार आ जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास? सर जब इनको डिविडेंड नहीं मिलता, जब इनको कंटिन्यूअसली तक। ठीक है, 2 साल अगर इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा ना, तो इनको इनके पास स्पेशल वोटिंग राइट आ जाता है। ठीक है, पहले रूल था लगातार 2 साल, आजकल रूल है 2 साल।
ठीक है, तो लगातार होने की अब जरूरत नहीं है, अब कुछ अमेंडमेंट्स आ गए हैं, रिवाइज कर दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है ना, तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बीच में उनके आएगा नहीं। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन यही लोग करते हैं, यही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे यही दिक्कत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा डरे रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। आप समझ सकते हो, अगर कोई आदमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुने, सब जने मिलके चुन रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी डर लगेगा उनसे, कि अगर मैंने कोई फैसला लिया तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, कहीं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है नाराज ना हो जाए। ये सब चीजें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं व्हेन इट कम्स टू टेक डिसीजन। तो इसीलिए बोला गया है कि इसमें जो है कंट्रोल जो है डाइल्यूट हो सकता है। एम आई क्लियर? यस सर। फिर है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना ज्यादा पैसा मिल जाता है प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो डिविडेंड होते हैं नॉर्मली आप देखोगे कम होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। दूसरी बात ये है कि इनका डिविडेंड हमेशा देखना फिक्स होता है। तो अगर मान लो कंपनी ने बहुत अच्छा कमाया, सपोज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज वेरी हाई, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को ज्यादा डिविडेंड तो देना नहीं पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि पहले से ही रेट तय हो चुका होता है। तो जो भी इनके बीच में रेट तय हुआ होता है ना, उसी रेट पे ये लोग डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स, की कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा बच जाता है, उसी पैसे में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। तो आ गई बात समझ में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? पर सर ये तो प्रेफरेंस शेयर के लिए डीमेरिट हुआ ना। देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए इंडिविजुअल डिमेरिट हो जाएगा, लेकिन आप उसको मेरिट ही कहो ना, उनको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिल रहा है तो उनके लिए तो मेरिट है। आपको ये पॉइंट समझाना है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रेट फिक्स है, उस वजह से कंपनी को जब ज्यादा, देखो यहाँ लिखा मैंने कि एंजॉयज मोर रिटर्न इन गुड टाइम्स, ये वाला देख रही हो पॉइंट, गुड टाइम्स, कि अगर यस कंपनी सर। अच्छा कमाएगी, जिस साल कंपनी का बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा, उस साल कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी देने का मौका मिल जाता है। यानी कि जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया होता है ना, प्रॉफिट अर्न किया होता है, उस प्रॉफिट में से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर को अच्छा खासा वो डिविडेंड दे सकते हैं, बढ़ा के दे सकते हैं। जहां उसको 15% देना था, उसको 20% भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं। क्लियर है? यस सर। और एक और आता है नो चार्ज ओवर एसेट्स। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है तो इस पे कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, कोई अलग से आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे डिबेंचर्स में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है ना, तो उसको एसेट को गिरवी रख के देना पड़ता है। यहाँ पे एसेट को गिरवी रखने की टेंशन ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है इसमें, कि नो चार्ज ओवर एसेट्स। ये पॉइंट भी समझ में आ गया क्यों एडवांटेज है? यस सर। और एक और है पॉइंट, इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है। अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर रही है तो उसको सस्ता पड़ेगा। रीजन क्या है सस्ता पड़ने का? कि एक तो देखो, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर रेट जो है डिविडेंड का फिक्स होता है, दूसरा थोड़ा कम होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ज्यादा रिस्क तो लेते नहीं है। उनको पता है कि हमारी कंपनी जब भी कोई प्रॉफिट कमाएगी, हमारा डिविडेंड फिक्स है, तो इसीलिए कंपनी टेंशन फ्री रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये भी देखने में आता है कि सस्ता पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स। इवन when company earns higher profit, it will not have to give more dividend, because already it is decided among the company and preference shareholders that they will get fixed rate of dividend. तो भले कंपनी कितना भी प्रॉफिट अर्न कर ले, डिविडेंड उतना ही मिलना है। तो ये कंपनी का पैसा यहाँ पे बच जाता है। एम आई क्लियर टू? यस सर। ठीक है, अब डिमेरिट्स भी हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि खाली फायदा ही फायदा है, कुछ नुकसान भी है। पहला नुकसान है नॉट सुटेबल फॉर हाई रिस्क टेकर्स। जो हाई रिस्क लेने वाले लोग हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हाई रिस्क लेते हैं उनके लिए ये, इसमें रिस्क कम है और इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी फिक्स होता है। तो जो लोग ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इट इज नॉट गुड फॉर दोज पीपल हु वांट टू टेक हाई रिस्क एंड वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी। दूसरा है डाइल्यूट्स क्लेम ऑन एसेट्स। द क्लेम ऑन एसेट्स इन द कंपनी शुड बी शेयर्ड विद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आल्सो। तो एक डिमेरिट इसका ये है कि
इसमें क्या होता है, क्लेम डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि ना अगर मान लो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एसेट्स के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? एसेट्स के ऊपर वो लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे ज्यादा, क्योंकि मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो एसेट गिरवी रखा ही नहीं जाता ना, उनको एसेट्स उसके बदले में नहीं मिलता है। क्लियर है? फिर इसमें वो एसेट क्लेम क्यों करेंगे, मतलब अगर अच्छा कर लिए तो? नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन इक्विटी शेयर्स जैसे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स एसेट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। यस। एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखो इसको ऐसे समझा देता हूँ, थोड़ा समझाने में गलती कर गया मैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, जैसे मान लो कंपनी एक बार को बंद हो गई ना, ये हम डिमेरिट कर रहे हैं। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी शेयर्स मतलब कुछ हिस्सा देना पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लो कोई कंपनी बंद हो गई, ठीक है, तो सबसे पहले किसको देगी? आउटसाइडर को देगी, जैसे डिबेंचर होल्डरों को देगी, लोन लिया होगा बैंक से उनको देगी। तो उनको देने के लिए अपने एसेट को बेचेगी, तो एसेट बेच के सबको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी नंबर आएगा। तो ये लोग क्लेम कर सकते हैं एसेट्स के ऊपर, लेकिन कब? जब बिजनेस बंद होगी तब। ठीक है, तो ये तो है हो गया डिसएडवांटेज। लेकिन अगर हम एडवांटेज में लिखेंगे तो एडवांटेज में हम ये लिखेंगे कि जब कोई कंपनी पैसे रेज करती है तो एसेट को गिरवी नहीं रखती। ठीक है, वो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब आ गया समझ में? ये हम डिसएडवांटेज यस। कर रहे हैं। और एक और है हाई रेट ऑफ डिविडेंड। देखो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है, ये डिविडेंड इनका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ना इससे भी सस्ते होते हैं। तो अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज कर रही है तो इसका जो डिविडेंड होता है कंपैरेटिवली लोन बैंक से जो लोन लिया होता है वो, और डिबेंचर्स के थ्रू जो रेज किया होता है वो, दोनों थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाई रेट होता है डिविडेंड का with the preference shares as compared to debentures and loan raised from banks. अच्छा, एक चौथा पॉइंट ये है इसका डिमेरिट कि इट में नॉट अट्रैक्ट मेनी इन्वेस्टर्स। ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट एश्योर्ड। इसमें पता है क्या होता है कि मान लो अगर कंपनी को लॉस हो गया ना तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी वालों को तो नहीं मिलेगा, उनको तो प्रॉफिट हो जाता है तब भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इनमें अगर बिजनेस को लॉस हो गया किसी साल, तो जिस साल बिजनेस को लॉस होगा इस साल कंपनी मना कर देगी, उनको पैसा देने से मना कर सकती है। ठीक है, तो जनरली कंपनी को अगर लॉस होगा तो मना करेगी ही करेगी, भाई कहाँ से देगी पैसे। तो ऐसे में इनके लिए खतरा है। लेकिन अगर डिबेंचर होल्डर होते हैं ना, उनको पैसा मिलना ही मिलना होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो उस सेंस में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और लास्ट में नो टैक्स बेनिफिट। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कंपनी के लिए है स्टूडेंट्स की, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड देती है ना, तो इसको वो खर्चे के तौर पे नहीं दिखा सकती और अपने टैक्स को नहीं बचा पाएगी। टैक्स उसका तब भी लगेगा। जनरली होता क्या है कि अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर ले रखा है और डिबेंचर होल्डरों को इंटरेस्ट दे रही है या डिबेंचर उनके लौटा रही है, तो ये इसको वो खर्चे की तरह दिखा सकती है जो इंटरेस्ट देती है डिबेंचर्स के ऊपर। तो उस पर उसका टैक्स बच जाता है। लेकिन अगर प्रेफरेंस ले रखा है और उसके ऊपर डिविडेंड दे रही है तो कंपनी इसको खर्चा नहीं दिखा सकती, और कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से अलग से टैक्स में बचत नहीं हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह के होते हैं। देखो कई तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। आप देखो स्क्रीन पे। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? यस सर। सर वो हाँ बोलो। प्रेफरेंस शेयर को जब वो उनका डिविडेंड देते हैं तो कंपनी के लिए तो वो एक्सपेंसिव हुआ ना, तो वो क्यों नहीं दिखा सकते उसे? देखो गवर्नमेंट अपने टैक्स के ना रूल्स बनाती है, तो गवर्नमेंट ना जो कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने डिविडेंड होल्डर्स को, यानी कि शेयर होल्डर्स को, ये माना जाता है कि जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, तो जब कंपनी अपने डिविडेंड पे करती है तो ये माना जाता है कि वो पैसा शेयर होल्डर के कैपिटल को और बढ़ा देता है। तो ज्यादातर देखने में आया है कि लोग उसी शेयर्स में पैसा और इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हर देश की जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि किसको वो खर्चा माने और किसको वो मतलब टैक्स में छूट दे। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी टैक्स पे छूट नहीं देती है। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, तो उसको गवर्नमेंट जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मानती।
जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, उसी के ऊपर टैक्स में छूट है। इंडिया का एक रूल है, ये हमारी गवर्नमेंट का एक रूल है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसी के ऊपर टैक्स में छूट है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि अगर आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है तब भी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है या डिबेंचर लिया है तो उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है, क्योंकि ऐसे समय पे आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, है कि नहीं? यस सर। तो जिस सिचुएशन में कंपनी को हर हालत में पैसा लौटाना है, इंटरेस्ट, उसको उसको तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छूट दे रखा है टैक्स में। लेकिन अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अब जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड दिया जाता है, जब तक कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी देगी, नहीं तो नहीं देगी, मना कर देगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना है। और इसके ऊपर जो भी डिविडेंड देती है कंपनी, गवर्नमेंट कहती है कि ये तो अपने प्रॉफिट में से दे रहे हो, आपको क्यों दें हम टैक्स में छूट, ये तो आपकी इनकम है। तो इसीलिए इस पे टैक्स पे छूट मिलती नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया ना। यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स में। देखो 6 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं: क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। सबसे पहले बात करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखो ये सब हम बहुत ज्यादा डिटेल में कर चुके हैं पहले भी, ये हम रिवीजन की क्लास ले रहे हैं, तो मैं बहुत ही स्पेसिफिक मेन मेन चीजें बताऊंगा। आपको बहुत डिटेल में देखना है तो पहले की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वहां आप जाके प्ले लिस्ट में मेरे उसमें देख सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले की क्लास ली है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो दे हैव द राइट टू एंजॉय अनपेड डिविडेंड। इनको अगर मान लो किसी साल डिविडेंड नहीं मिला, पिछले साल या उससे पिछले साल, तो उनको वो वाला डिविडेंड वापस मिल जाएगा। तो अगर कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उनके पास ये अधिकार होता है। मान लो 2019 में उनको डिविडेंड नहीं मिला और 2020 में कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो 2020 में 2020 का डिविडेंड भी लेंगे और 2019 वाला भी लेंगे। तो इस तरह से वो लोग ले सकते। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव। ये उसका उल्टा है, एक बार आपको डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल आपको नहीं मिलेगा, यानी अगले साल का प्रॉफिट ही, जैसे मान लो जैसे अभी ये 2022 चल रहा है, अब मान लो कि किसी कंपनी ने 2020 में डिविडेंड नहीं दिया था और 2021 का डिविडेंड अभी आपको पता है मार्च के बाद ही मिलेगा, तो मान के चलो कि मार्च में मिलेगा। तो अगर किसी ने 2020 का डिविडेंड नहीं लिया है तो उसको 2020 का भूल जाना होगा, और नहीं मिलेगा उसको, उसको खाली 2021 का मिलेगा। ठीक है। फिर है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो इनका रेट जो है यूजुअल डिविडेंड एट फिक्स रेट एंड शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो उनका फिक्स रेट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर प्रॉफिट हो गया तो उसमें से भी इनको थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाएगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में ये वाला अधिकार इनके पास नहीं है। जैसे मान लो 10% का डिविडेंड है तो 10% ही मिलेगा, बेशक कंपनी के पास और प्रॉफिट बच जाए वो देगी नहीं इनको वापस, जबकि पार्टिसिपेटिंग वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? बोलो यस हाँ या सर। ना। एक है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो डायग्राम से समझ लो, प्रेफरेंस शेयर्स को ना इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। तो जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स लेती है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछती है कि आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अगर आप खरीदोगे तो आप आगे चल के उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है, अगर वो चाहे, जबरदस्ती नहीं, अगर वो चाहे तब। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो आप कभी आगे कन्वर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। तो ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना सब कर लिया, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पूरा डिटेल में हम जा चुके हैं और हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डिबेंचर्स की। देखो डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स ना एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं उधारी का। जब कंपनी किसी से उधार लेती है, पैसे रेज करती है, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर। जो लिखित डॉक्यूमेंट मिलता है ना, उसी को हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है, अब यूं सिंपल भाषा में कह सकते हो कि इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट बाय अ कंपनी व्हिच कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें पहले ही से बताया जाता है कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे प्रेफरेंस में रहता है, इसमें भी रेट फिक्स रहता है। और ये भी बताया जाता है कि आपका पूरा पैसा कितने साल बाद लौटा दिया जाएगा। जब भी कोई कंपनी इशू करती है डिबेंचर,
तो अगर उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन परमिट करता है, तभी जाके वो जनता से पैसे ले सकती है। ठीक है, तो वही कंपनी डिवेंचर ले सकती है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अधिकार मिले हो, परमिशन मिली हो कि वो बाहर के लोगों से पैसे ले सकती है। जो पर्सन जिसके हाथ में डिबेंचर है उसको हम डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, और वो क्रेडिटर बन जाता है कंपनी का, लेनदार, क्योंकि कंपनी से वो पैसे मांगता रहेगा, तो कंपनी का वो क्रेडिटर बन जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। लेट मी Yes. अब इसके फायदे क्या है स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस क्या है? देखो, पहला एडवांटेज इसका ये है कि फिक्स्ड इनकम होती है। अगर आपने डिबेंचर ले रखा है ना, तो आपकी इनकम फिक्स है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे 12% है तो 12% ही मिलेगी, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसमें रिस्क भी कम होता है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि फिक्स्ड इनकम एट लेसर रिस्क। फिक्स्ड इनकम होती है, रिस्क भी कम होता है। दूसरा है नो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। देखो, कंपनी को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि डिबेंचर होल्डर ना प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांगेगा। उसको जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उतना दे दो चुपचाप, वो चला जाएगा अपना पैसा लेके। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि भाई इस बार तुम लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, हमें दो। ऐसा कौन बोल सकता है? अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाए तो कौन क्लेम कर सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर। Accumulated। एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर, सही है। यस सर। यस सर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो कुछ ज्यादा ही हक जताते हैं। वो तो इंतजार में रहते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट हो और धमाका करें, नहीं तो वो तो हड़का भी देते हैं उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धमका भी देते हैं कि भाई देख लो, इस बार अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो हमारा हम दिक्कत कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है नो डाइल्यूशन इन कंट्रोल। देखो, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, ये डाइल्यूट नहीं करते कंट्रोल को, वोटिंग राइट नहीं होता इनके पास। तो इसीलिए ये लोग अपना दखल अंदाजी नहीं करते हैं। जो फैसला लेना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, दे कैन टेक देयर डिसीजंस ऑन देयर ओन। एक और आता है सूटेबल ड्यूरिंग स्टेबल अर्निंग्स। जब कंपनी की बिजनेस अच्छी चल रही हो, उसकी कमाई ठीक ठाक हो, स्टेबिलिटी हो, तो ऐसे समय पे सबसे अच्छा डिबेंचर माना जाता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्यों? अगर कंपनी एकदम स्टेबल है ना, अप डाउन नहीं हो रहा है। हाँ, सर अगर कंपनी स्टेबल है और उसको हर बार उसका रेवेन्यू अच्छा हो रहा है तो वो लॉस में नहीं जा रही, तो डिबेंचर होल्डर्स को अच्छा पैसा मिल सकता है। और अगर वो लॉस में नहीं जा रही, मतलब अभी वो उस लेवल पे नहीं है कि वो वाइंड अप की जाए, तो उनको पैसे मिलते रहेंगे इसलिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और लेस कॉस्टली होता है डिबेंचर्स ना, सस्ते पड़ते हैं। अगर आप देखो कंपैरेटिवली तो काफी सस्ते पड़ते हैं ये। और ये थे हमारे मेरिट्स, 5 मेरिट्स है इसके। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके डिमेरिट्स की। एक तो परमानेंट बर्डन होता है कंपनी के ऊपर, हर समय कंपनी को टेंशन रहती है, क्योंकि इंटरेस्ट हर समय हर साल देना है और फिक्स रेट पे देना है। तो कंपनी को अगर किसी साल प्रॉफिट घट भी गया ना, तब भी उसको देना ही पड़ेगा। अगर यही चीज इक्विटी होता है तो कंपनी मना कर देती है कि भाई इस साल देखो प्रॉफिट नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो परमानेंट बर्डन है आपके ऊपर, अगर आपने डिबेंचर्स के थ्रू लिया है। फिर एक सबसे खतरनाक काम क्या है कि रीपेमेंट डिफिकल्टी आती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करती है तो एक ना एक दिन उसके पैसे वापस लौटाने होते हैं। तो इसको बोलते हैं रीपेमेंट डिफिकल्टी। तो कंपनी को क्योंकि पैसा वापस लौटाना ही लौटाना है हर सिचुएशन पे, तो जिस साल उसको पैसा लौटाना है प्रिंसिपल अमाउंट, वो साल उसके लिए सबसे खतरनाक होता है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 1 करोड़ डिवेंचर्स के थ्रू रेज कर लिया 5 साल के लिए, तो जब 5वां साल आएगा, देखो इंटरेस्ट देना आसान है, प्रॉफिट में से आप या लॉस भी हो रहा है तब भी आप इंटरेस्ट दे सकते हो। इमेजिन करो अगर कंपनी को लॉस हो जा रहा है 2-3 साल से, और 5 साल पूरे हो गए और 5वें साल उसके सारे पैसे लौटाने, तो 1 करोड़ अचानक देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो रीपेमेंट डिफिकल्टी आती है। तीसरा आता है रिड्यूसेस बोरोइंग कैपेसिटी। देखो, डिबेंचर्स जो है ना, ये खुद उधार है। तो आपको एक लिमिट तय की गई है कि भाई इससे ज्यादा आप उधार नहीं ले सकते, हर कंपनी का होता है रूल। तो वो उससे ज्यादा कंपनी उधार नहीं ले सकती है, तो इसीलिए बोरोइंग कैपेसिटी आपकी घट जाती है। आप आगे चल के फ्यूचर में ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाओगे। एम आई क्लियर? यस सर। अब देखो, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में ना कई तरह के डिबेंचर होते हैं। एक होता है मॉर्टगेज डिबेंचर। मॉर्टगेज डिबेंचर क्या होता है? जो गिरवी रखा जाता है। दीज डिबेंचर्स आर इशूड विद अ चार्ज ऑन एसेट, एसेट को गिरवी रख के लिया जाता है। एक होता है सिंपल और नेकेड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी बोलते हैं। इसको हम बिना सिक्योरिटी के लेते हैं, लेकिन ये इंडिया में जल्दी नहीं लेता कोई, इसमें सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। तो आप समझ सकते हो डिबेंचर्स को सिक्योर्ड, मतलब आपको सिक्योर्ड वाला ही लेना चाहिए।
एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स है जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा होता है, जिस आदमी ने लिया होता है ना, जो डिबेंचर होल्डर होता है, उसका नाम वगैरह पूरा रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो कंपनी उसका पूरा नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब मेंटेन करके रखती है। एक होता है बियरर डिबेंचर। ये वो डिबेंचर है जिसके हाथ में होगा वही उसका मालिक बन जाएगा। तो ये इशूड विदाउट द नेम ऑफ द ओनर, बिना ओनर के नाम के इशू की जाती है। और ये ट्रांसफरेबल होते हैं बाय मेयर डिलीवरी। बस जिसके हाथ में दे दोगे वही उसका मालिक बन जाएगा। जैसे चेक में होता है, चेक में अगर मैं किसी का नाम लिख के उसको दे दूं तो वो बियरर डिबेंचर कहलाएगा। ठीक है, उसी को मिलेगा। मतलब नाम लिख के नहीं, सॉरी, अगर मैं किसी को चेक दे दूं और बोल दूं कि अपना नाम लिख देना इस पे और साइन करके दे दूंगा, तो वो तो उसी का चेक होगा ना जो जिस आदमी के हाथ में होगा। तो ये है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कह रहा है कि इशूड विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर है जो एक समय के बाद कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसका ठीक उल्टा होता है नॉन कन्वर्टेबल। ये कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। एक फर्स्ट डिबेंचर होता है जो सारे डिबेंचरों से पहले मिलेगा, सेकेंड डिबेंचर की सेकेंड नंबर पे रैंक आएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। यहाँ तक क्लियर है सबको स्टूडेंट? यस Yes, sir. ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग रिटेन अर्निंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम रिटेन अर्निंग्स और प्लॉइंग बैक करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया होगा। कोई डाउट है तो बताओ।